तो यार लास्ट वीडियो हमने देखा था कि लूफी उसके साथियों पे काइडो हमला कर देता है, जिसके बाद लूफी को लगता है कि उसके साथी यहाँ पे मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो अपने पूरी पावर से गियर 4 का इस्तेमाल करके काइडो पे हमला करना स्टार्ट करता है। बट काइडो उसको अपने एक ही वार से हरा देता है। फिर वो उसको जेल में डाल देता है और जेल में लूफी की मुलाकात यहाँ पे यूस्टर्स कैप्टन किड से होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपने वन पीस के लैंड ऑफ वानो आर्क के एक्ट 2 को देखने वाले हैं। बट दोस्तों एक्ट 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको हम लोग पहले फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मी हॉक न्यूज़पेपर में खबर को पढ़ के शॉक में आ जाता है। और तुम लोग को याद ही होगा भाई पेरोना भी इसके साथ ही रह रही है। और भाई जब वो न्यूज़पेपर में मोरिया के अलाइव होने की खबर पड़ती है तो वो उसको रेस्क्यू करने के लिए निकल जाती है, जिसपे मी हॉक उसको बोलता है कि बहुत सही फैसला की हो भाई, तुमने जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस साल रेवरी में कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया है जिससे तुम्हारा इस आइलैंड से जितना जल्दी हो सके निकलना ही सही होगा। चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे पायरेट आइलैंड में, जहाँ पे गेको मोरिया अपनी ज़ॉम्बी आर्मी से अटैक करने के लिए आया है और वो यहाँ पे अपने साथी एप्सलॉन्ग को ढूंढने के लिए आया होता है। जल्दी उसको एप्सलॉन्ग मिल जाता है, बट ये दरअसल एक चाल थी, क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद दोस्तों मोरिया पे एक इनविजिबल पर्सन आके अटैक करता है और वो उसकी सारी ज़ॉम्बी आर्मी को मार देता है। और हमको पता चलता है कि ये इनविजिबल इंसान दरअसल शीरियो है, जो कि इम्पेल डाउन से भागा हुआ था और इस बार वो ब्लैक बियर्ड के साथ है और इसने एप्सलॉन्ग को मार के उसका डेविल फ्रूट की पावर हासिल कर ली है। और जिसको हम लोग एप्सलॉन्ग समझ रहे थे वो दरअसल ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की एक और सदस्य कैटरीना है, जिसने अपने डेविल फ्रूट की पावर से एप्सलॉन्ग का रूप रख लिया था। कुछ ही देर बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लैक बियर्ड खुद अनाउंसमेंट करता है और वो यहाँ पे गेको मोरिया को इस वक्त दुनिया में हो रही सारी बड़ी बड़ी खबरें बताता है। वो बताता है कि साबो ने यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिलके मैरिजो में अटैक किया और कुमा को रेस्क्यू कर लिया है। साथ ही साथ उसने वहाँ पे 2 नेवी एडमिरल से फाइट भी की। यही नहीं दोस्तों, वानो कंट्री में इस वक्त वर्स्ट जनरेशन के काफी सारे पायरेट्स हैं और साथ ही साथ बिग मॉम भी वानो की तरफ अप्रोच कर रही है और इस वक्त इस दुनिया में काफी बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। बट इन सब में सिर्फ एक ही होगा जो कि आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और इसी के साथ हमारे लैंड ऑफ वानो का एक्ट 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब जब तक हमारे लूफी भाई साहब दोस्तों जेल में हैं, तो हमारे जो बचे हुए स्ट्रॉ हेड्स हैं, अब मिशन को कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी उनके ही ऊपर है। तो भाई ये लोग उन सभी लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जिनके शरीर पे मून का सिंबल होता है, जो कि पहचान होती है कि भाई ये लोग कोज़ुकी क्लैन के मेंबर्स हैं। इसके बाद वो लोग उन सभी लोगों को किनेमोन का मैसेज ट्रांसफर करते हैं और भाई ये लोग भी 20 सालों से उन सभी के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तो भाई जेल में लूफी लगातार मेहनत कर रहा है और जब भाई यहाँ पे वो 5 ब्लॉक्स रख लेता है तो उसको एक लड्डू खाने को मिलता है। वहीं दोस्तों जब वो उस लड्डू को खाने वाला था तो किड बहुत ही तेजी से आता है और उस लड्डू को उस लूफी के हाथ से गिरा देता है। और क्योंकि किड काफी सारे ब्लॉक्स रख रख के काफी सारे लड्डू खा रहा था तो लूफी भी उसको देख के जोश में आ जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ नामी और शिनोबू अपने मिशन के लिए कुछ वेपन चुराने के लिए एक वेयर हाउस में जाते हैं, जहाँ पे ओरुची के कुछ आदमी उन पे हमला कर देते हैं और जैसे जैसे करके वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। हम लोग यहाँ सांजी को भी देखते हैं, जो कि सड़क पे ठेला लगा के सोबा चाइनीज बेच रहा है, जिसपे कुछ मिस्टीरियस लोग नजर रखे हुए हैं। वापस से वुडॉन की जेल में चले तो यहाँ पे दोस्तों एक ओल्ड मैन को काइडो का एक ऑफिसर बुरी तरीके से मार के घायल कर देता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों किड और लूफी यहाँ पे सारे ब्लॉक्स को रख के उसके एक्सचेंज में सारा का सारा खाना लेके खा जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे इस जेल का वाइस वार्डन आता है और वो किड और लूफी से फाइट करना स्टार्ट करता है। बट ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में किड और लूफी मिलके उसकी वहीं पे बैंड बजा देते हैं और फिर वो उस ओल्ड मैन को अपने साथ लेके वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों सांजी के ठेले में काइशिरो फैमिली के कुछ गुंडे आके अटैक करने लगते हैं और वहीं पे खड़ी एक छोटी सी बच्ची जो कि चुपचाप से अपना खाना खा रही थी, वो लोग उसका बोल गिरा देते हैं। फैंकी ऑब्जर्व करता है कि उस लड़की के रोते हुए आंसू तो आ रहे थे बट वो हंस रही थी। खैर दोस्तों सांजी आता है और वो यहाँ पे उन सभी गुंडों की वहीं पे ऐसी तैसी कर देता है। जिसके बाद वो वापस से उस लड़की के लिए एक फ्रेश बोल ऑफ चाइनीज बना के उसको देता है और उसका नाम पूछता है। दोस्तों इस छोटी बच्ची का नाम भाई तोको होता है, जो कि सिर्फ एक ही इमोशन जानती है, वो है सिर्फ हंसना। और भाई ऊसॉप भाई साहब जो कि सबको झूठ बोल के तेल बेच रहा था, वो तोको को भी अपना मैजिक ऑयल ये बोल के देता है कि इससे कोई भी चोट ठीक हो सकती है। दोस्तों जेल में लूफी एक सेलिब्रिटी बन चुका है और क्योंकि उसने उस ओल्ड मैन की जान बचाई थी तो वो ओल्ड मैन लूफी से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे राइजो आता है, उसको बोलता है भाई मेरे को तुम्हारी हथकड़ियों की चाबी की लोकेशन पता है। जिसके बाद वो वहाँ से उसकी हथकड़ियों की चाबी ढूंढने
करने के लिए निकल जाता है। जल्दी हम यहाँ पे एक और फेमिलियर कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कैरेबो, जो कि लूफी से यहाँ मिलने आया था। दोस्तों जल्दी क्यूशोरो के पास ये खबर पहुंचती है कि उसके आदमियों को सांजी ने मार दिया है, जिसके बाद वो सांजी के पीछे कुछ असैसिन्स को भेजता है। हम यहाँ पे वानो कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी कोमोरासाकी को भी देखते हैं, जो कि यहाँ के शोगन ओरुची के बैंक्वेट में शामिल होने के लिए जा रही होती है। दोस्तों अगर ओरुची की बात करें तो ये वानो कंट्री का करंट शोगन है, जिसके पास हिबी हिबी नो मी मॉडल यामातो नो ओरुची की पावर्स है, जिसकी मदद से ये 8 सर वाले ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये कितना घिना और लैड़ा इंसान है ना भाई, ये तुम लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों हम लोग एक चीज और देखते हैं कि CP0 के कुछ सदस्य यहाँ पे ओरुची से मिलने के लिए आए होते हैं। खैर भाई इसी बैंक्वेट में मेरी प्यारी रॉबिन भी शामिल होती है, जो कि ओरुची के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। बट जब वो दोस्तों यहाँ पे ओरुची के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने में बिजी थी, तो उसको यहाँ पे ओरुची ओनिवा बांजू के कुछ सदस्य आकर पकड़ लेते हैं, जो कि एक निंजा ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली ओरुची के नीचे सर्व करता है। दोस्तों वो लोग रॉबिन पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे रॉबिन अपनी डेविल फ्रूट की पावर से उनके हाथों से बच के निकल जाती है। वापस से भाई जेल पे चले तो यहाँ पे कैरेबो किड से पूछता है कि भाई साहब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ गया, तो किड उसको बताता है कि उसने अपना लेफ्ट हैंड रेड हेयर पायरेट्स के साथ जंग में गवा दिया। तो भाई सांजी को पकड़ने के लिए यहाँ पे एस ड्रेक और पेज 1 आते हैं बेजल हॉकिंस के साथ, जिसके बाद भाई यहाँ पे सांजी इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इस फाइट के दौरान वो अपना जर्मा रेड सूट भी यूज करता है, जिससे वो इन सभी की यहाँ पे बैंड बजा देता है। अब यार स्ट्रॉ हेड्स की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बिग मॉम वानो कंट्री में पहुंच जाती है, जो कि लूफी से होल केक आइलैंड का बदला लेने के लिए यहाँ पे आई होती है। बट काइडो के ऑर्डर पे उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर किंग बिग मॉम पायरेट्स की शिप को वानो कंट्री में एंटर करने से पहले ही डुबा देता है। और फिर जब बिग मॉम को होश आता है तो उसकी सारी याददाश्त खो चुकी होती है। तो भाई बिग मॉम जिसकी अब पूरी याददाश्त जा चुकी है वो चॉपर को मिलती है, जिसके बाद चॉपर उसको अपने साथ में लेके उडॉन प्रिजन की तरफ बढ़ने लगता है। वापस चले भाई ओरुची के बैंक्वेट में, तो भाई वहाँ पे वो सभी को ओडिन की वाइफ तोकी की प्रोफेसी के बारे में बताता है, जिससे वो अभी भी काफी डरा हुआ है। और ये सुन के वहाँ पे तो को बहुत ही तेजी से हंसने लगती है। अब इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होगी भाई, वो तो सिर्फ हंसी सकती है। लेकिन दोस्तों ये देख के ओरुची उस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने ही वाला रहता है, बट कोमोरासाकी आके ओरुची को वहीं पे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद ओरुची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डेविल फ्रूट की पावर रिलीज करके वहां सभी पे अटैक करने लगता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के रॉबिन तोको को वहां बचा लेती है, जिसके बाद उसको फ्रैंकी, नामी, ब्रूक यहाँ पे आके उसकी यहाँ पे मदद करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे क्यूशिरो कोमोरासाकी को अकेला देख के वहीं पे मार देता है, जिसके बाद रॉबिन तोको को लेके वहां से निकल जाती है और नामी जियूस की मदद से ओरुची के ऊपर एक काफी पावरफुल लाइटिंग स्ट्राइक करवा देती है। दोस्तों काइडो की बीच पायरेट्स का एक काफी पावरफुल मेंबर क्वीन उडोन की प्रिजन में आ जाता है, और जब वो यहाँ आता है वो देखता है कि लूफी उस ओल्ड मैन के साथ प्रिजन एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसको पकड़ के सुमो इन्फर्नो, एक टूर्नामेंट जिसमें लूफी और उस ओल्ड मैन को तब तक लड़ना है जब तक उनकी जान न चले जाए। और इस टूर्नामेंट में उनके गले में कॉलर लगाई जाती है, जिससे अगर उन्होंने रिंग के बाहर जाने की कोशिश की तो वो वहीं पे फट जाएगा और वो लोग वहीं पे मर जाएंगे। दोस्तों टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में ही लूफी अपनी कॉन्करस हाकी की मदद से काफी सारे लोगों को पहले ही हरा देता है। दोस्तों हमें ये पता चलता है कि ये जो ओल्ड मैन है इनका रियल नेम दोस्तों हीगुरो है, जो कि पहले फ्लावर कैपिटल के फॉर्मर याकुजा बॉस थे। बट क्योंकि भाई इन्होंने काइडो और ओरुची का साथ देने से मना कर दिया तो वो लोगों ने इनको जेल में डाल दिया। दोस्तों बिग मॉम जो कि अभी चॉपर के साथ उडॉन प्रिजन की तरफ बढ़ रही थी, भाई इसको काफी तेज भूख लगाती है, जिसको तामा बोलती है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे काफी सारा रेड बीन सूप हम लोग को मिलेगा, जो कि काफी टेस्टी होता है। इसी बीच दोस्तों जोरो की एक तलवार सुसुई को एक पर्सन चुरा लेता है, और जोरो को जब वो बंदा मिलता है तो जोरो उससे फाइट करके अपनी तलवार वापस मांगने की कोशिश करता है। बट वो बंदा उल्टा जोरो को ही बोलता है कि भाई तुमने बल्कि इस तलवार को चुराया है। वो बताता है कि ये तलवार दरअसल वानो के एक लेजेंडरी समुराई रायुमा की है, और तुम लोग अगर रायुमा के बारे में भूल चुके हो तो भाई रायुमा वही है जिसकी कॉप से जोरो ने थ्रिलर पार्क में फाइट करके सुसुई को हासिल किया था। वहीं पे हम देखते हैं कि भाई कोमोरासाकी यहाँ पे मदद की पुकार लगाती है, जिसको जोरो सुन लेता है, क्योंकि उसके पीछे एक असैसिन जिसका नाम हितोकिरी कामजो होता है वो पड़ा हुआ था, और इससे पहले कि वो यहाँ पे कोमोरासाकी पे अटैक करता है जोरो वहाँ पे आ जाता है और कोमोरासाकी को उसके अटैक से बचा लेता है, जिसके बाद जोरो उससे फाइट करके उसको वहीं पे हरा देता है।
अब दोस्तों ये जो कामाजो होता है ये दरअसल दोस्तों किला है जो कि किड पायरेट्स का हिस्सा था, बट भाई इसने अपने क्रू और अपने कैप्टन की जान बचाने के लिए ओरोची के कहने पे एक स्माइल फ्रूट खा लिया, जिसके बाद वो ओरोची के लिए ही काम करना चालू कर देता है और ये भी तोको के ही तरह सिर्फ हंसता ही रहता है। और तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई कोमोरोसाकी को तो क्यूशुरो ने मार दिया था, तो वो जिंदा कैसे है? तो यार ये जो क्यूशुरो है वो दरअसल डेंजिरो है जो कि किनेमोन लोगों के ही तरह आकाजाया 9 का मेंबर था, पर 20 साल पहले ओडेन और लेडी तोकी की मौत के बाद ये भाई साहब कुछ टाइम के लिए अकेले में चले गए और इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ओरोची से किसी भी तरह से रिवेंज लेना है। और कुछ सालों बाद इनका फेस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, जिसका फायदा उठा के ये ओरोची के ही बीच में शामिल हो जाते हैं और पिछले 20 सालों से वो किनेमोन और बाकी अपने साथियों के वापस आने का ही इंतजार कर रहे थे। दोस्तों फ्लावर कैपिटल के बाथ हाउस में हॉकिंस और ड्रेक यहाँ पे कोजुकी क्लैन के लोगों को सर्च करते हुए आ जाते हैं, बट यहाँ पे हमारी फीमेल साथियां अभी नहा रही होती हैं और नामी को जब वो देखता है तो वो थोड़ा सस्पिशियस एक्ट करता है, बट नामी उसको बोलती है कि भाई हम लोग यहाँ से नहाने आए थे। बट इसी बीच नामी की टावेल उसकी बॉडी से नीचे गिर जाती है और उसके खूबसूरत फिगर को देख के वहाँ सबका काफी बुरा हाल होता है और उनमें से एक यहाँ पे सांजी भी होता है जो कि अपने रेस सूट की मदद से इनविजिबल बन के नामी को देख रहा था। खैर दोस्तों बाद में सांजी यहाँ पे हमारी सारी लड़कियों को सुरक्षित निकाल के ले जाता है। भाई लूफी और हीगुरो यहाँ पे रात भर में दोस्तों पूरा प्रिजन का रेड बीन सूप खा जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक्चुअल में एक सूमो रेसलर लगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई ब्रूक जोरो को खोजते हुए एक घर के अंदर जाता है और घर के अंदर घुसते ही भाई वो देखता है कि जोरो भाई साहब तो यहाँ पे अलग ही मजे में बैठे हैं। अच्छा ये जो कोमोरोसाकी है ये दोस्तों दरअसल कोजुकी हियोरी है जो कि मोमोनोसुके की छोटी बहन है। अब इसने तो कोई टाइम ट्रेवल किया नहीं, तो ये नॉर्मल एजिंग के साथ अब बड़ी हो चुकी है। तो भाई ब्रूक यहाँ पे जोरो को बताता है कि फ्लावर कैपिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम तोनोयाशु है उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। अब क्योंकि भाई तोनोयाशु से जोरो भी काफी ज्यादा फेमिलियर था तो वो ये बात सुन के शौक में आ जाता है, बट दोस्तों उससे ज्यादा शौक में यहाँ पे तोको होती है क्योंकि वो उसका फादर होता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे एग्जीक्यूशन ग्राउंड की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों पूरे वानो कंट्री में तोनोयाशु का एग्जीक्यूशन लाइव दिखाया जाता है और जब इसको यो गुरु देखता है तो वो लूफी को बताता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था ये भाई साहब जिंदा हैं, और वो बताते हैं कि इनकी रियल आइडेंटिटी दरअसल शिमोत्सुकी यासुई है जो कि पहले वानो कंट्री के हाकुमाई रीजन के दायुमा भी थे, साथ ही साथ कोजुकी ओडेन के काफी अच्छे दोस्त भी थे और सभी को लगता था कि ये काफी सालों पहले मर चुके हैं, इस बात से अनजान कि ये इन सभी की भी तोनोयाशु बन के रह रहे थे। दोस्तों एग्जीक्यूशन के पहले एक चीज और होती है कि भाई ओरोची के साथियों को किनेमोन के मिशन के बारे में पता चल जाता है और वो उन सभी को जिनके भी बॉडी पे मून का सिंबल रहता है और वो कोजुकी क्लैन के मेंबर हैं तो उन सभी को वो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बट दोस्तों मरने के पहले तोनोयाशु और इन सभी कोजुकी क्लैन के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबके सामने ये रिवील करते हैं कि ये जो भी सिंबल वाला खेल चल रहा है वो दरअसल उसका ही एक प्रैंक था जो कि उसने ओरोची को सताने के लिए किया था। जिसके बाद ओरोची तुरंत तोनोयाशु को वहीं पे मार देता है और उसके मरने के बाद दोस्तों वहाँ पे सभी लोगों के आंखों से आंसू तो आते हैं बट रोने की बजाय वो लोग हंसते हैं, जिसको देख के जोरो के साथ साथ सभी हमारे साथी काफी गुस्से में आ जाते हैं। जिसके बाद शिनोबु सबको बताती है कि काइडो की आर्मी में टोटल 3 तरीके के लोग हैं। पहले होते हैं वेटर जो कि लाइन में इंतजार करते हैं स्माइल डेविल फ्रूट को खाने का। अब भाई स्माइल फ्रूट को खाने के बाद जिनको पावर्स मिल जाती है उनको गिफ्टर्स कहा जाता है और जिन लोगों को पावर्स नहीं मिलती वो प्लेजर्स कहते हैं और वो लोग सिर्फ हंसते ही रहते हैं। अब ये जो भाई ओरोची था इसने क्या किया, जो सारे डिफेक्टिव स्माइल फ्रूट्स थे उन सभी को वानो के कुछ लोगों को दे दिया और वो बेचारे इन डिफेक्टिव स्माइल फ्रूट्स को खाने के बाद अपने सारे इमोशंस को भूल के सिर्फ हंसते ही रहते हैं। भाई दुख तो मेरे को तोको पे होता है जो कि ऊसोप से लिए हुए टोड ऑयल को ये सोच के अपने फादर के ऊपर लगाती है कि वो सच में उसको हील कर सकता है और ये सब देख के ऊसोप को भी काफी बुरा लगता है। जिसके बाद तोको को देख के ओरोची उस पे हमला करता है, लेकिन फिर वहाँ पे जोरो और सांजी दोनों ही मैदान में उतर जाते हैं और तोको को वहाँ पे बचा लेते हैं। फिर तो भाई यहाँ पे हमारे सारे स्ट्रॉ हेड्स मिलके काफी ज्यादा भसड़ मचा देते हैं और वहाँ पे सभी का सामना करके तोको को और यासुई की बॉडी को वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि भाई लॉ के सभी साथियों को बेजल हॉकिंस ने कैदी बना लिया है और उन सभी की जान बचाने के लिए लॉ खुद को हॉकिंस के सामने सरेंडर कर देता है। दोस्तों वापस से जेल में चले तो भाई वहाँ पे हीगुरो लूफी को रियू जो कि एक एडवांस फॉर्म ऑफ आर्मामेंट हाकी होती है उससे इंट्रोड्यूस कराता है। जिसके बाद लूफी जिसको ऑलरेडी भाई और ज्यादा ताकतवर बनना है काइडो को हराने के लिए वो हीगुरो से रियू सीखना स्टार्ट करता है। कुछ ही देर बाद दोस्तों यहाँ पे
पे बिग मॉम पहुंच जाती है, जिसको देख के क्वीन उससे फाइट करने लगता है। बट दोस्तों बिग मॉम बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्वीन की बैंड बजा देती है। दूसरी तरफ दोस्तों जब बिग मॉम ये देखती है कि सारा रेड बीन सूप लूफी ही खा गया, तो वो लूफी पे अटैक करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से लूफी लोग रिंग के बाहर चले जाते हैं। और इसके पहले कि उनकी कॉलर फट जाए, लूफी यहाँ पे पहली बार रियू का इस्तेमाल करके अपने गले की कॉलर को फटने से पहले ही निकाल देता है। फिर यहाँ पे हीगरो लूफी का टैच लेते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे बिग मॉम के अटैक से रियू का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट करो। बट भाई लूफी यहाँ पे अनसक्सेसफुल होता है और बिग मॉम उसको काफी दूर उछाल के फेंक देती है। लेकिन इस सारे डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के क्वीन वापस से बिग मॉम के सर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से बिग मॉम की याददाश्त वापस से आ जाती है और फिर वो बिग मॉम को पकड़ के अपनी शिप में ओनिगाशिमा काइडो के पास लेके चला जाता है। इसी बीच लूफी प्रिजन में रिवोल्ट स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद काइडो के साथी वहां सभी पे एक्साइड बुलेट जिसके अंदर ममी वायरस होता है वो सब पे मारने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ राइजो लूफी की हथकड़ियों की चाबी के साथ साथ कामामात्सु, जो कि भाई वो मिस्टीरियस पर्सन रहता है ना जेल में, उसको भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ये सभी यहाँ मिलके काइडो के सभी साथियों को हरा देते हैं। लेकिन दोस्तों काफी सारे एक्साइड बुलेट वहाँ पे काफी सारे प्रिजनर्स को इन्फेक्ट कर चुके थे। लेकिन लूफी उन सभी को वहाँ पे पकड़ के ये प्रॉमिस करता है कि प्लीज मेरा इस जंग में साथ दो, मैं तुम्हारे वानो कंट्री को फ्री करके वापस से पहले जैसा प्रॉस्परस बना दूंगा। इसके बाद वो लोग लूफी का कहना मान जाते हैं और वहाँ पे मौजूद बचे हुए काइडो के आदमियों को सबक सिखाते हैं। और तामा अपने डेविल फूड की पावर से उन सभी को अपना गुलाम बना लेती है और यहाँ पे हमारा उडोन प्रिजन कॉन्कर हो जाता है। जिसके बाद चॉपर लूफी के साथ साथ सभी लोगों को जो भी एक्साइड बुलेट के वायरस से इन्फेक्ट हुए थे उनको ठीक करता है। इसी बीच लूफी किड से रिक्वेस्ट करता है कि काइडो से होने वाली जंग में वो उसका साथ दे, बट किड किलर के साथ वहाँ से चुपचाप लूफी को मना करके निकल जाता है। इसी बीच भाई सबको पता चलता है कि लूफी भी एक पायरेट है, तो वो लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। बट भाई सबके नेता मोमोनोस के भाई साहब यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं लूफी भाई साहब बहुत अच्छे हैं, वो अपना साथ देंगे और सब लोग इस जंग में साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों भाई किनोमोन भाई जो रहते हैं वो आशिरा डोजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, वापस से आप लोग पहले ऐसे दोस्त बनते हैं और काइडो को हराते हैं। तो इसी के साथ भाई आशिरा डोजी भी अपने साथियों के साथ हमारे अलायंस में जुड़ जाता है। लेकिन जोरो भाई अपनी तलवार को वापस लेने के लिए फिर से जाता है, लेकिन इस बार उसकी फाइट को बीच में कामामात्सु आके इंटरप्ट कर देता है और कामामात्सु को देख के वो ओल्ड मॉन्क तो भाई शॉक में आता है, बट हियोरी भी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि भाई लेडी तोकी और ओडिन की मौत के बाद वो कामामात्सु ही था जिसने हियोरी का ख्याल रखना शुरू किया। बट भाई उसके पास जो भी खाना रहता था वो पूरा का पूरा हियोरी को ही खिला देता था और खुद भूखा प्यासा रहता था। और भाई हियोरी को उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वो वहां से भाग जाती है। कुछ टाइम बाद दोस्तों कामामात्सु को काइडो के कुछ लोग आके अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं और जो हमारी हियोरी रहती है वो देनजीरो के साथ रहने लगती है। हमको पता चलता है कि वो ओल्ड मॉन्क दरअसल ओनीमारू है, जो कि एक मिस्टिकल फॉक्स है और वो इतने सालों से कामामात्सु का ही इंतजार कर रहा था और इसने अभी तक जितने भी लोग वानों में शहीद हुए हैं उन सभी की तलवारों को इकट्ठा करके रखा हुआ है और इन तलवारों को अब हमारे साथी काइडो के साथ होने वाली जंग में यूज कर सकेंगे। जोरो हियोरी को बोलता है कि सबको अपनी अपनी तलवार मिल गई है, तो भाई मेरे को भी मेरी सुसुई वापस कर दो। लेकिन हियोरी उसको सुसुई वापस करने से मना कर देती है और उसको बदले में अपनी पिता की 2 में से एक तलवार एनमा देती है, जो कि उसको अपने फादर से विरासत में मिली थी और वो इकलौती तलवार है जिसने काइडो को इंजर्ड किया था। तो भाई जोरो को एनमा मिल जाती है, बट भाई एनमा इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है अपने यूजर की ही हाकी को उल्टा उससे सब करने लगती है। तो भाई जोरो एनमा को यूज करने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी भी रियो को फाइनली यूज करना सक्सेसफुली सीख जाता है। वहीं हम देखते हैं कि भाई ट्रफागर लॉ को एक मिस्टीरियस पर्सन हॉकिंस की कैद से फ्री कर देता है। और भाई क्योंकि ओरोची को अब किनेमोन का पुराना मैसेज के बारे में पता चल गया है, तो किनेमोन अब उस मैसेज को चेंज कर देता है और नया प्लान कुछ ऐसा है कि पहले भाई रेड यहाँ पे हमारी हाबू पोर्ट से स्टार्ट होने वाली थी, तो अब वो रेड तोकागे फोर्ट से स्टार्ट होके ओनिगाशिमा की तरफ जाएगी। वहीं दोस्तों हम ओनिगाशिमा ही चलते हैं, तो वहाँ पे काइडो और बिग मॉम के बीच भाई काफी भयानक फाइट ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि उसके बाद ये लोग वापस दोस्त बन जाते हैं और आपस में एक अलायंस बनाने का फैसला करते हैं। हमको एक चीज और पता चलती है कि भाई काइडो की आर्मी में एक्स ड्रेक दरअसल नेवी का एक स्पाई बन के शामिल हुआ है, जो कि नेवी का एक स्पेशल फोर्स
जिसका नाम सॉर्ड है उसका मेंबर है। और काइडो और बिग मॉम के अलायंस की खबर वो कोबी को बता देता है। और भाई यही भाई साहब हैं जिन्होंने ट्रफालगर लॉ को हॉकिंस की कैसे आजाद किया था। तो दोस्तों रेवरी आर्क के खत्म होने के बाद साबो से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसको देख के रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ साथ एरावास्टा किंगडम के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अब ये जो वॉरलॉर्ड सिस्टम था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और जो भी एग्जिस्टिंग वॉरलॉर्ड्स हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों काइडो और बिग मॉम की अलायंस की खबर नेवी हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है, जहां पे सेंगोकू सबको बताते हैं कि काइडो और बिग मॉम के साथ साथ व्हाइट बियर्ड भी पहले रॉक डी जेबेक के अंडर रॉक्स पायरेट्स का हिस्सा हुआ करते थे और उनके कैप्टन का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना। बट दोस्तों 38 साल पहले गॉड वैली आइलैंड में रॉक्स ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने की कोशिश की, लेकिन उस आइलैंड में मंकी डी गार्ब ने गोल्ड रॉजर के साथ मिलके रॉक्स पायरेट्स को हराया और उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गॉड वैली आइलैंड का नाम इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों हमको अभी करंट के सारे 4 एम्परर्स की बाउंटी पता चलती है, साथ ही साथ हमको दी लेजेंडरी व्हाइट बियर्ड की बाउंटी भी पता चलती है और द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की भी, और इन दोनों की बाउंटी को आज तक किसी ने सरपास नहीं किया। इसमें भाई गोल्डी रॉजर की जो सबसे ज्यादा बाउंटी थी, क्योंकि भाई था वो ग्रेटेस्ट, और इस ग्रेटेस्ट हीरो की स्टोरी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जहां हम लोग देखने वाले हैं दी पायरेट किंग गोल्ड रॉजर के एडवेंचर्स को। और इसी के साथ हमारे लैंड ऑफ वानो का एक्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। तो यार अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना तुम लोगों का इस वीडियो से फेवरेट पार्ट कौन सा था। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो भी कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने वानो आर्क के एक्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।